हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर चालू करेंगे डिफरेंशिएशन, या कुछ लोग इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और MOD। ठीक है, चैप्टर इज फेयरली सिंपल और डिफरेंशिएशन तो ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज़। अगर हमने थोड़ा बहुत फिजिक्स वगैरह पढ़ा होगा वहाँ पे भी सिखाया होगा सबसे पहले। ये भी मोर और लेस वही है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन आएगा तो कोई नया आ जाएगा। बस इसमें हम थोड़ा सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट और डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। मतलब प्रैक्टिकली तो जैसे अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, देन यू शुड बी एबल टू टेल कि 2x होगा। अब वो 2x कहाँ से आया, ये सब बात भी हम इसमें करेंगे। तो बस ये मैथमेटिक्स में रूल है, यूज़ है, मतलब मैथमेटिक्स में ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा आ जाएगी। अदरवाइज तो अपना नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही है। तो जैसे sin x का डेरिवेटिव है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? अब तुम बोलोगे cos x होता है, ठीक है, इफ़ यू नो इट। तो फिर cos x कहाँ से आया? जो भी डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर है वहाँ पे जो हमने f' निकाला, ठीक है, फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव एट x = a जो निकाला है, वही यहाँ पे सेम चीज़ है। बस अगर मेरे को जनरल फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए होगा तो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पे ना निकाल के आई विल से जनरल पॉइंट एक्स पे निकाला। तो वो जो f' का जो डेफिनीशन था उसमें हम क्या करेंगे, ए की जगह एक्स रख देंगे, बस और कुछ नहीं। उस लिमिट को जो आ जाएगी f(a + h - f(a/h), ये वाला जो लिमिट है इसमें ए की जगह एक्स रख दिया। इस लिमिट को निकाल के जो आंसर आएगा वो हमारे लिए f' हो जाएगा, ठीक है, और मतलब वही डेरिवेटिव हो जाएगा। ऐसे करके फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालना इज कॉल्ड मतलब फाइंडिंग डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, या उसको AB इनिशियो भी बोलते हैं। ठीक है, अब ऑफ कोर्स हम ऐसा तो नहीं कि हर फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे निकालेंगे। तो हम तो शुरू में एक दो इलस्ट्रेशन दिखाएंगे कि देखो ऐसे निकाला गया है, और उसके बाद वी विल मेड रेडीमेड फॉर्मूले, और उन रेडीमेड फॉर्मूले को यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो चलो बस अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, लेट y = f(x) is a given function, then its derivative with respect to x can be given as dy/dx, ठीक है, विच इज़ d dx ऑफ f(x). अब देखो इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, वो सब बताया जा रहा है। विच इज़ इक्वल्स टू, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू, जो हमने अपना लिमिट लिखा था h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, f(a) नहीं, मतलब जनरल पॉइंट x पे निकालने हैं, तो f(x + h - f(x/h), ठीक है। अब देखो h बोलो या मैं बोलूँ कि h बेसिकली क्या है, x के अंदर हमने थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया है, x की जगह x + h तक गए हम, तो x में कितने का इंक्रीमेंट हो गया, h का। तो x के इंक्रीमेंट को हम h की बजाय डेल्टा x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये और ये एग्जैक्टली एक ही बात है, वेरिएबल के नाम कुछ भी लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। डेल्टा x बेसिकली हमें विजुअली भी ये बता रहा है कि x के अंदर जो डिफरेंस है वो, ठीक है। तो डेल्टा x इज डिफरेंस इन x, तो x प्लस मैथमेटिकली कोई भी डिफरेंस नहीं है, h लो चाहे डेल्टा x लो, ये दोनों एग्जैक्टली एक ही बात है, ठीक है। f(x) क्या होगा, x बराबर x पे y की वैल्यू, f(x + डेल्टा x) क्या होगा, x बराबर x + डेल्टा x पे y की वैल्यू। तो अगर हम x को x से x + डेल्टा x तक लेके गए, ठीक है, तो y का वैल्यू भी f(x) से f(x + डेल्टा x) आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस लिखा हुआ है, मतलब तुम इसको ऐसे देख सकते हो कि मान लिया यहाँ पे x है
और ये x प्लस डेल्टा एक्स हो गया, ये हमने डेल्टा एक्स बढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे अगर x कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा एक्स है तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट A से पॉइंट B तक जाऊँ तो जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो तो लिखा है x की वैल्यू में कितना डिफरेंस है, न्यूमरेटर में जो लिखा है वो लिखा है 10 माइनस 10, मतलब y की वैल्यूज़ में कितना डिफरेंस है। तो इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वाई की वैल्यू का डिफरेंस अपॉन एक्स की वैल्यू का डिफरेंस। अब हम देखो इसको ऐसे ही बोलते हैं, अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखा है तो d को हटा के डेल्टा लिखा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और जो डिनोमिनेटर है उसको 0 की तरफ भेज दिया, ठीक है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या है बेसिकली, अगर हम डेफिनीशन वाइज देखें तो अगर हम a से b तक जाएं ये डेल्टा एक्स हो गया, और ऑफ कोर्स ये डेल्टा वाई हो गया। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या होगा, ए बी को ज्वाइन करें और ये थीटा हो जाए। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डेल्टा वाई क्या है, डिफरेंस इन वाई, उसको डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस इन वाई पर यूनिट एक्स, ये ठीक है। या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो हो गया दिस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएं तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा बेसिकली इस लाइन ए बी का स्लोप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, फिजिकल मतलब क्या है, इसका फिजिकल मतलब है कि अगर मैं ए से बी तक जाऊँ तो ऑन एंड एवरेज हम किस रेट से बढ़ रहे हैं, रेट इज टेन थीटा। बट अगर हम एक्चुअल ग्राफ की तरफ देखें तो यहाँ देखो ग्राफ यहाँ आराम आराम से बढ़ रहा है, फिर आगे जाके ज़्यादा स्टीप हो गया। उसका एवरेज तो जो इस लाइन का एवरेज है, जो इस लाइन का रेट है, लाइन के ऊपर तो कांस्टेंट रेट से ही बढ़ते हैं, लाइन का जो स्लोप है वो फिक्स आता है। तो जो एक्चुअल कर्व है और जो लाइन का रेट है, लाइन का रेट तो फिक्स्ड है, ठीक है, वो बेसिकली सेम नहीं है। अगर इस डायग्राम को मैं देखूं तो ए के पास तो कर्व आराम आराम से बढ़ रहा है लाइन के कंपैरिजन में, और बी के पास तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि ज़्यादा स्टीप है ग्राफ। यहाँ तो देखो टेंजेंट इस तरीके से होगी, यहाँ टेंजेंट ऐसे होगी, तो टेंजेंट का जितना ज़्यादा स्लोप होगा उसका मतलब क्या है कि वो उतना ही तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हमारा क्या हो गया, केवल अगर मैं इस क्वांटिटी पर ध्यान दूँ तो उसको हम बोलेंगे एवरेज रेट चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये ठीक है। दिस इज ए से बी तक जाने में ऑन एंड एवरेज किस रेट से फंक्शन बढ़ा वो बता रहा है, ठीक है। कहीं कम रेट से भी बढ़ रहा होगा, कहीं ज़्यादा से भी बढ़ रहा होगा, हमने उसका एवरेज निकाला है, ठीक है। अब देखो इसने बोला है, फिर हमने लिमिट निकाला डेल्टा एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0, उसका मतलब क्या है कि हमने ये इंटरवल छोटा कर दिया। अब देखो ये इंटरवल छोटा करने का इफ़ेक्ट क्या होगा, मैं यहीं बना के दिखा देता हूँ कि पहले तो मान लिया ये था ए बी, तो मैंने क्या बोला, ग्राफ पे कहीं रेट कम है कहीं रेट ज़्यादा है, ठीक है। और इस लाइन का जो एवरेज है वो इट इज़ नॉट द ट्रू पिक्चर कि ग्राफ किस रेट से बढ़ रहा है इस पॉइंट पे। बट अगर मैं ये जो डेल्टा एक्स वाला इंटरवल है इसको छोटा कर दूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट ले लें, ठीक है, तो फिर तुम्हें समझ में आएगा कि जो लाइन है वो कर्व के काफ़ी पास में आ गया। तो उसका मतलब क्या है कि अब अगर मैं ये बोलूँ कि जो एवरेज रेट है लाइन का, ठीक है, और जो कर्व का रेट है वो लगभग आसपास है, तो बिल्कुल सही बात है। इस वाली लाइन में तो क्या है, लाइन का तो कांस्टेंट रेट हो गया, बट कर्व का जो रेट है वो कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, और इन दोनों में खूब डिफरेंस है, ठीक है। बट अगर मैं मान लीजिए नई सिचुएशन B1 पे आ जाऊँ तो लाइन कर्व के क्लोज आ गया, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि ए पे जो एक्चुअल रेट होगा और जो लाइन का रेट है वो क्लोज हो गया, ये ठीक है, वो क्लोजर हो गया। मतलब नाउ इट इज़ पेंटिंग ए बेटर पिक्चर कि ए के आसपास फंक्शन किस रेट से बढ़ रहा है। यहाँ पे तो क्या था, अगर मैं बोलूँ कि ए के आसपास इस रेट से बढ़ रहा है तो दैट इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअल में जो ए के आसपास रेट आएगा वो कम आएगा क्योंकि ए पे जो बढ़ रहा है वो कम रेट से बढ़ रहा है, फिर बी पे ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है,
उन दोनों का एवरेज इस लाइन का एवरेज आ गया। दिस बेसिकली इज ए फिजिकल एक्सप्लेनेशन कि हम लिख क्या रहे हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये वाली जो चीज़ हो गई ये, ठीक है, अगर मैं केवल इस बात की बात करूं, ये दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जैसे जैसे हम डेल्टा एक्स को जीरो ले जाते चले जाएंगे वैसे वैसे ये एवरेज एक्चुअल के पास आता जाएगा। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये बेसिकली हमें क्या देगा, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये देगा। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, उसको हम इस लिमिट से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। ये ठीक है, ये इसी को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है। एच की जगह अगर डेल्टा एक्स लिख दिया तो हमें ऐसे हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए यार ये क्या हो गया, ये तो हमने डेल्टा एक्स तो कहीं देखा ही नहीं आज तक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने बोला कि जो न्यूमरेटर है दैट इज़ बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर हमने बोला कि दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। अगर मैं केवल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखूँ तो वो हमें क्या देगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। इसके आगे लिमिट लगा दिया तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है दिस इज़ पावरफुल डेफिनेशन कि अगर हमें वाई का रेट चेंज चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी की बजाय डेल्टा डेल्टा लिखो, और जो डिनोमिनेटर में है लिखा है उसके ऊपर लिमिट लगा दो कि वो जीरो को जा रहा है। ऐसा करने से बेसिक डेफिनेशन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का। ठीक है, अब दिस इज ऑल्सो रिटेन एज एफ डैश एक्स। ये ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, एंड दैट इज ऑल्सो कैपिटल डी वाई। तो कैपिटल डी बेसिकली क्या होता है, ये हम बोलते हैं डी डी एक्स ऐसे। तो डी, ये जो कैपिटल डी वाली चीज़ें ये तो मैं एग्ज़ाम आई टी वाले यूज़ नहीं करेंगे इन ऑल द प्रॉबिलिटी, बट किसी बुक में मिल सकता है। तो डी वाई बाई डी डी एक्स को हम कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं ताकि मेरे को इतना बड़ा ना लिखना पड़े। तो देखो ये तो इंट्रोडक्शन था, काफ़ी थ्योरेटिकल बातें थी। अभी प्रैक्टिकल बात की तरफ मूव करेंगे, बट उससे पहले नोट 1, टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन by evaluating the limit given in 1। ठीक है, मतलब फर्स्ट पॉइंट में जो लिमिट दे रखा है उसको इवेल्युएट करके अगर हमने डेरिवेटिव निकाला इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल is called first principle और ab initio। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा तो आंसर आएगा cos x। कहाँ से आया वो हम समझाएंगे। ठीक है, वो ऐसी लिमिट कैलकुलेट करके ही आया। नोट 1 तो ये हो गया। नोट 2, कैपिटल D इज नथिंग बट d dx। इट इज differential operator of first order। ठीक है, with respect to x। अब इसका क्या मतलब है वो छोड़ दो, डी डी एक्स मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया, मतलब डेरिवेटिव निकालने का तरीका हो गया। नोट 3, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज average rate change of y with respect to x when x is changed by the quantity delta x। अगर हम x को डेल्टा x से चेंज कर दें तो उस इंटरवल में, मतलब उस चेंज में
वाई पे कुछ फ़र्क पड़ा होगा, इन जनरल वाई कुछ चेंज हुआ होगा, तो वो किस रेट से बढ़ा होगा, ऑन एंड एवरेज किस रेट से बढ़ा होगा, वो हमारा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो गया। एंड लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू डेल्टा एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड्स 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इंस्टेंटेनियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे नोट 4, dy by dx also gives स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, dy by dx स्लोप ऑफ टेंजेंट भी देगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो dy by dx क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कर्व के ऊपर बोले तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी चीज़ हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, तो नोट 5, अगर मान लिया हमें डी एल्फ़ा अपॉन डी बीटा निकालना है, तो कुछ भी नहीं, ऊपर डेल्टा एल्फ़ा लिखो अपॉन डेल्टा बीटा लिखो एंड लिमिट डेल्टा बीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ये डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये डी एल्फ़ा अपॉन डी बीटा आ गया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू बीटा आ गया। ठीक है, अब देखो इसको एल्फ़ा और बीटा कोई दो वेरिएबल होगा, तो चलो हम नोट 6 ऐसे लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, ऊपर डेल्टा वाई नीचे डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखो कोई भी फंक्शन होगा, किसी ग्राफ के ऊपर ही बात चल रही होगी, तो अगर ये डिफाइन हुआ, ये ठीक है, ये डेल्टा एक्स हो गया और ये डेल्टा वाई हो गया। ठीक है, अगर पॉइंट यहाँ पे आया तो ये समझ आता है डेल्टा एक्स इतना हो जाएगा, डेल्टा वाई इतना हो जाएगा, इतना डेल्टा एक्स हो गया, इतना डेल्टा वाई हो गया। तो जैसे जैसे पॉइंट बी ऐसे पास में आएगा ए के, डेल्टा एक्स अगर 0 को जाएगा तो डेल्टा वाई भी 0 को जाएगा। तो इस ग्राफ से क्या हो रहा है, डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 विल इम्प्लाई कि डेल्टा वाई इज ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड 0। पहली बात। अब देखो एक बहुत छोटा सा टेक्निकल डिफरेंस है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो बेसिकली डेल्टा वाई इज स्लाइट चेंज इन वाई। ठीक है, तो दिस इज़ ए क्वांटिटी, दिस इज़ ए नंबर, ऐसी डेल्टा एक्स भी एक नंबर है, तो इसको तो हम बोल सकते हैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का रेशियो लिखा हुआ है। तो जब हम बोलते हैं इसको रेशियो लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन डेल्टा एक्स अलग लिख दिया, इनटू डेल्टा वाई अलग लिख दिया, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। क्योंकि अगर 3/2 लिखा है तो उसको तो मैं ऐसे लिख ही सकता हूँ, 3 इंटू हाफ अलग लिखते हैं। बट यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है, उसमें ये जो डी डी एक्स है ये पूरा एक क्वांटिटी है, इसको सेपरेट नहीं, मतलब इस डी को और इस डी को अलग अलग नहीं कर सकते। दिस इज नॉट रेशियो ऑफ डी वाई एंड डी एक्स। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि डी वाई लिखें इंटू 1 अपॉन डी एक्स लिख दें, जैसे कहीं लिखा देखा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे तोड़ नहीं सकते मैथमेटिकली। ठीक है, तो इसमें मैं ऐसे कर सकता हूं कि दिस इज लिमिट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, या चलो अलग ही चलते हैं, व्हाट वी हैव सेड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ऑफकोर्स डेल्टा वाई भी 0 को जाएगा, वरना तो ये 0, डिनोमिनेटर अगर 0 को जा रहे हैं और न्यूमरेटर 0 को छोड़ के और कहीं पे भी चला गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है
तो ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो डेल्टा वाई भी जीरो को जाएगा अगर डेल्टा एक्स जीरो को जा रहा है। तो इसलिए इसको आई कैन राइट डाउन डेल्टा वाई स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो 1 अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई एज इफ dy by dx exist then limit delta x is tending towards 0 delta y upon delta x must also exist for which delta y should also tends towards 0। ठीक है, तभी ये 0/0 का फॉर्म बनेगा, अदरवाइज तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सही है। तो दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो अगर डी की अगर डेल्टा डेल्टा लिखा है और नीचे वाला जीरो को जा रहा है तो इस लिमिट और डेल्टा को हटा के डी लिख सकते हैं। तो वो जो लास्ट में लिखा है उसमें लिमिट हम डिनोमिनेटर में लेंगे, एक ही बात है, लिमिट कहीं पे भी ले जाओ, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा डेल्टा लिखा है और डिनोमिनेटर वाला जीरो को जा रहा है, तो इसी डेफिनेशन को यूज़ करके आई कैन राइट डाउन दिस इज डी एक्स अपॉन डी वाई। सही है। तो यहाँ से हमारे लिए रिजल्ट क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है। अब देखो ऐसा लिखने पे डेफिनेट सी बात क्या है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यार आ गया ये तो उल्लू बना दिया। ये सब करने की बजाय हम सीधा सीधा इसको नीचे ले आते तो यही आ जाता। तो हम बोलेंगे ऐसा नहीं है भाई, उल्लू बना नहीं दिया, हम उल्लू थोड़ी ना है कि अगर ऐसे सीधे सीधे नीचे ले आके लिख पाते तो इतना सब काम क्यों करते हम। ठीक है, ये हम सीधे सीधे क्यों नहीं ले गए, बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट द रेशियो ऑफ डी वाई एंड डी एक्स। मेरे को ये समझ में आना था, अगर ये एक क्वांटिटी डी वाई और डी एक्स का रेशियो होता तो हम डी वाई को तोड़ के नीचे ले आते। ठीक है, इफेक्ट वही आया है अल्टीमेटली, बट ये मैथमेटिकल प्रूव करके आया है। ये ऐसे नहीं कि हम बोले कि इसको तोड़ के नीचे ले जाओ, तोड़ना अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी जब हम सेकंड डेरिवेटिव पे जाएंगे। ये ठीक है, ये वाली जो चीज़ है वो क्लियर कट हमें कब समझ में आएगी, जब हम सेकंड डेरिवेटिव पे जाएंगे। अगर इसमें ऐसे तोड़ के नीचे ले जा पाते तो सेकंड डेरिवेटिव में भी ऐसे ही कर लेते, बट वहाँ पे ऐसा होगा नहीं, वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ झाला हो जाएगा। सही। अब क्या बोलें, इसको देखो हम फिजिकली ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लिया डी वाई बाई डी एक्स किसी भी जगह पे 2 आया, किसी भी जगह पे हमने कैलकुलेट किया और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2 आया, उसका मतलब क्या है कि y के बढ़ने की रफ्तार x के कंपैरिजन में 2 है, दुगनी है। मतलब x को अगर मैंने 1 यूनिट बढ़ाया तो y कितने यूनिट बढ़ेगा, 2। x अगर मैं 1 यूनिट बढ़ाऊं तो y 2 यूनिट बढ़ेगा। अगर dy बाई डी एक्स 2 है तो उसका मतलब ये है x 1 यूनिट y 2 यूनिट, x 1 यूनिट y 2 यूनिट, y 2 यूनिट x 1 यूनिट। मतलब अगर मैं y को 2 यूनिट बढ़ाऊं तो x कितना बढ़ा, 1 यूनिट। y को अगर मैं 1 यूनिट बढ़ाऊं तो x कितना बढ़ा, हाफ यूनिट। तो x के बढ़ने की रफ्तार y के कंपैरिजन में कितना हो गई, अगर y को मैंने 1 यूनिट बढ़ाया तो x कितना पड़ा, हाफ। तो dx अपॉन dy इसलिए हाफ हो गया। तो अगर dy बाई डी एक्स 2 है तो dx अपॉन dy हाफ हो गया। सही है, मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, ये मेरे को समझ में आना चाहिए। तो दिस विल इम्प्लाई dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 1। और फिर किसी इंटेलिजेंट बच्चे को क्या लग रहा होगा कि ये सब करने की क्या जरूरत है, ये तो मैं ऐसे ही बता देता कि डी एक्स काट दो, डी वाई काट दो तो 1 आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, शाबाश बेटा, कीप इट अप। ठीक है, मतलब इतनी देर से समझाना सब व्यर्थ हो गया। अगर हम ऐसे काट पाते तो आगे भी फिर तो मतलब चैप्टर ही खत्म हो जाता हमारा। आगे बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, उनमें सब जगह गड़बड़ होती चली जाएगी। खैर अभी तो मेरे को इतना समझ में आना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स
एंड डी एक्स ओवर डी वाई एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। दिस इज व्हाट इट हैज सेड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन, फाइंड dy by dx in following cases using first principle। ठीक है, फाइंड dy by dx in following cases using first principle। फर्स्ट y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, सॉल्यूशन तो dy by dx का हम देखो ये लिमिट तैयार रखा f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब कोई भी फंक्शन हो, ये लिमिट और नीचे वाला h तो ऐसे ही रहेगा, जो भी फंक्शन होगा उसको यहाँ पे रखता हूँ, तो मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फंक्शन ये तो हमेशा ही आएगा। ठीक है, एंड जिस फंक्शन की भी हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे साइन एक्स की बात करें तो कोई बात नहीं, यहाँ पे साइन एक्स लिख दो। ठीक है, फिर इसी फंक्शन में x की जगह x प्लस एच डाल के यहाँ लिख दिया तो यहाँ हो जाएगा साइन x प्लस एच। अब इसका लिमिट निकाल दो। ठीक है, इसका लिमिट निकाल दो। अच्छा, इसका लिमिट निकालने के लिए हम LH रूल यूज़ नहीं कर सकते, ये समझ होता है। LH रूल तो डिफरेंशिएशन होता है और हम डिफरेंशिएशन ही तो कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, उसी को तो डिफाइन करें कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। तो डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं ये समझाने के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज़ नहीं कर सकते, ये समझ आता है, ये तो कॉमेडी हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। साइन सी माइनस साइन डी दिखाई दिया तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे दिमाग में क्या क्लिक हुआ, 2 साइन डिफरेंस बाई 2, तो h बाई 2 इंटू कॉस में सम बाई 2 अपॉन h। ठीक है, h अगर 0 को जा रहा है तो ये साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो दिख रहा है 0 को जाएगा, तो साइन हटा दिया आपने, जैसा हम लिमिट में शॉर्टकट मारते थे वो शॉर्टकट मार दिया, नीचे h। कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है, अगर h 0 को जाएगा तो कॉस का आर्ग्यूमेंट कहाँ जाएगा, x को, तो इसको हमने कॉस x लिख दिया। अगर ये x को जाएगा तो ये पूरा कहाँ जाएगा, कॉस x। तो ये तो कोई पार्टिसिपेट नहीं करा लिमिट में। अच्छा, ये h और ये h कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, इसलिए कितना आ गया, कॉस x। इसीलिए साइन x का डेरिवेटिव कॉस x होता है, यहाँ से आया फॉर्मूला। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, tan x। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, dy by dx लिखो, लिमिट डेल्टा नहीं, h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, f ऑफ x प्लस एच। अब ये बस बार बार नहीं लिखेंगे, ये तो अब एक दो बार लिख दिया, अब तो सीधा फंक्शन लिखेंगे, मतलब सीधा ये लिखेंगे रादर देन बार बार ये लिखेंगे। ये तो वही रहेगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, नीचे h माइनस एफ एक्स की जगह कितना आएगा, tan x, और यहाँ पे कितना आएगा, tan x प्लस एच। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एक हमने फॉर्मूला पढ़ाया था कि tan a माइनस tan b बराबर कितना होता है, साइन a माइनस बी अपॉन कॉस कॉस a इंटू कॉस b, ये फॉर्मूला है। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ऊपर कितना आ जाएगा, साइन h, x प्लस एच माइनस एक्स। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा, कॉस x प्लस एच कॉस a इंटू कॉस b होल डिवाइडेड बाई h। ठीक है,
अब अगर h 0 को जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, 1 को, साइन एच अपॉन एच 1 को जाएगा। h अगर 0 हो गया तो ये cos x और ये cos x, तो 1 अपॉन cos x इंटू cos x, इसलिए ये कितना हो गया, sec स्क्वायर x। ठीक है, तो आई होप पहले से याद होगा तुम लोगों को कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। ये तो अभी तक हमें पता था, कैसे होता है ये अब पता लग गया होगा कि ऐसे होता है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं उसको। ठीक है, तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। थर्ड, y बराबर ई रेस्ट टू पावर एक्स, सोल्यूशन dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड 0, नीचे h माइनस फंक्शन एज इट इज़, फंक्शन में ही x की जगह x प्लस h रख दिया, तो दिस विल बी लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड 0, तो दोनों जगह से ई रेस्ट बाई एक्स कॉमन निकल जाएगा। लिमिट जो है वो वेरिएबल कौन है, h, तो हमने अगर ई रेस्ट पर x निकाल दिया तो ये आ जाएगा। अब ये हमारा स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो आंसर कितना हो गया, ई रेस्ट पर एक्स। तो ई रेस्ट पर एक्स का डेरिवेटिव इसलिए होता है ई रेस्ट पर एक्स, तो ये आंसर हो गया। इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ, y इज इक्वस टू, ठीक है, और निकाल लेते हैं एक, मान लिया साइन इनवर्स x। सॉल्यूशन, एक तो देखो हम ऐसे निकाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वस टू लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, जो भी फंक्शन है उसमें x प्लस एच रखो, फंक्शन एज इट इज, होल डिवाइडेड बाई h। अब साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दिया, तो वो कितना होता है, साइन इनवर्स a माइनस बी, सॉरी साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दिया, वो कितना होगा, साइन इनवर्स a टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। ये हो गया। साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी कितना होता है, साइन इनवर्स ए रूट 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगाया। अब देखो एच अगर 0 हो गया तो ये 0 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 तो ये भी x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है, तो अगर साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है तो हमने साइन इनवर्स हटा दिया, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब ये ऐसे बचा x प्लस एच रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। अब देखो इसमें मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि ये जो टर्म लिखा हुआ है h इंटू समथिंग, ये टर्म इस नीचे वाले h को कैंसिल कर देगा, नलीफाई कर देगा, उसका डिनोमिनेटर वाला h खत्म हो गया। तो हमने क्या किया, ये जो टर्म है ये अपना स्टैंड अलोन एग्जिस्ट कर जाएगा, तो हमने इसको बाहर कर दिया, बाकी सबको एक तरफ कर दिया। तो दिस इज लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये वाला x और ये वाला x तो एक साथ कॉमन ले लिया, तब तो ऐसे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई h, ये तो अलग कर दिया, प्लस लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, h रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h, इसको अलग कर दिया, ठीक है। ये
कैंसिल हो गया। इसमें ऊपर नीचे रैशनलाइज किया तो दिस इज लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एक्स, ऊपर रैशनलाइज किया तो ऐसे आ जाएगा, और नीचे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूमरेटर में क्या है देखो, ये और ये कैंसिल, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, इज इक्वल्स टू लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। अगर h 0 को जा रहा है तो ये भी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे से कितना बचा हुआ है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये h और ये कैंसिल। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कितना बचेगा न्यूमरेटर में, ये तो 0 को चला जाएगा, ये 2x स्क्वायर। अच्छा, अब ये लिमिट भी लिखने की जरूरत नहीं, अब तो लिमिट आई क्या, h तो चला ही गया, आप लिमिट कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 कैंसिल, एलसीएम लिया, ये भी कैंसिल, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ऑल्टरनेटिवली बोर्ड में क्या करेंगे, y बराबर साइन इनवर्स x लिखा है तो दे विल राइट x इज इक्वल्स टू साइन y। ठीक है, फिर वो लिखेंगे, अगर हमें लिखना होगा dx अपॉन dy, उल्टा लिख लिया, dx अपॉन dy लिख लिया, तो लिमिट डेल्टा y इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सही, और यहाँ आ जाएगा f ऑफ y प्लस डेल्टा वाई माइनस f ऑफ y अपॉन डेल्टा वाई, ऐसे लिख लिया। दिस इज लिमिट डेल्टा y इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, f ऑफ y प्लस डेल्टा वाई मतलब साइन y प्लस डेल्टा वाई। इसका देखो IIT JEE में कोई यूज़ नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ बोर्ड के लिए, माइनस साइन y अपॉन डेल्टा वाई। जैसे अभी हमने यहाँ पे शॉर्टकट मारा, साइन इनवर्स उड़ा दिया, ठीक है, ऐसा बोर्ड में नहीं कर सकते, बोर्ड में ऐसे किया तो वो मार्क्स उड़ा देंगे। ठीक है, उसमें तो हम प्रॉपरली साइन इनवर्स अगर अल्फ़ा है तो अपॉन अल्फ़ा इनटू अल्फ़ा किया, फिर साइन इनवर्स अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा को 1 लिख दिया, ये कर सकते हैं। सो दिस इज लिमिट डेल्टा वाई इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0, मतलब वाई ऐसा डेल्टा वाई में कुछ फैंसी चीज़ नहीं है, एच भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। तो साइन सी माइनस साइन डी कितना हो जाएगा 2 साइन डिफरेंस बाई 2 और कॉस में सम बाई 2। ठीक है, तो अपॉन डेल्टा वाई, तो अगर इस 2 को नीचे ले आएँ तो ये पूरा कहाँ चला जाएगा 1 को, साइन डेल्टा वाई बाई 2 अपॉन डेल्टा वाई बाई 2, जहाँ पे डेल्टा वाई बाई 2 0 को जा रहा है और ये डेल्टा वाई 0 को जा रहा है, तो कितना हो गया ये कॉस वाई। ठीक है, तो ये बेसिकली dx अपॉन dy कितना हो जाएगा कॉस वाई, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस वाई, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन वाई किसके बराबर है x के बराबर। ये तो वही है, dy बाई dx और dx ओवर dy एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, वही चीज़ यूज़ किया है। सो दिस विल बिकम 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अल्टीमेटली dy बाई dx
विल बी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। ये ऑल्टरनेट तरीका हो गया। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 5th। और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। मान लीजिए ये लिख सोल्यूशन dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h स्टैंडिंग टूवर्ड 0 माइनस h। ये तो हम हमेशा ही तैयार रखेंगे चाहे कोई भी फंक्शन हो। अब यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, इसी में जहाँ जहाँ पे भी x आया उसकी जगह x प्लस एच रख दिया, तो x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ x प्लस एच। ये आ गया। अब ये लिमिट इवेल्युएट करना है, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, इसको ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh इंटू कॉस एक्स प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। किसी भी टर्म में अगर ये डिनोमिनेटर वाला h नलीफाई हो जाए तो उसका लिमिट आ जाएगा आराम से, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों जगह यहाँ पे भी और यहाँ पे भी h आ रहा है, वो इस h को कैंसिल कर देगा। तो इसको हमने अलग कर दिया और इनको अलग कर दिया एक साथ। तो लिमिट h स्टैंडिंग टूवर्ड 0, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेने पे कितना बचा, कॉस एक्स प्लस एच माइनस इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये भी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ आ रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ यार, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एच। और इन दोनों टर्म को हमने क्या बोला, लिमिट h स्टैंडिंग टूवर्ड 0 h प्लस 2x इंटू कॉस एक्स प्लस एच अपॉन एच, इसको अलग कर दिया। तो ये और ये कैंसिल, इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, तो 2 साइन दिस माइनस दिस बाई 2, तो माइनस एच बाई 2 साइन सम बाई 2 होल डिवाइडेड बाई एच प्लस, इसमें तो कैंसिल हो गया, बाकी एच को अगर हम 0 रखें तो कितना आ जाएगा, 2x कॉस एक्स। ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इतने पोर्शन में भी एक तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 को नीचे ले जाए तो साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, ये 1 को चला जाएगा और जो माइनस बाहर है वो -1 को। इनडिटरमिनेट फॉर्म ख़त्म। अगर h 0 को गया तो इसको 0 को भेज दिया एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस के साथ, तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये डेरिवेटिव आ गया। आगे चलते हैं, बस इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं। और ऐसे ही हमने सारे फॉर्मूले, जितने भी डिफरेंशिएशन के तुम्हें फॉर्मूले पता होगा ना कि एक्स रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n - 1 होता है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, वो सब ऐसे ही डिराइव किए गए हैं। तो अब हम वही लिख लेते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। सीरियल नंबर फंक्शन एफ एक्स और डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। हाँ, तो फर्स्ट
कांस्टेंट फंक्शन है c, तो डेरिवेटिव उसका क्या होगा 0। ठीक है, सेकंड x रेज टू पावर n, और वो आ जाएगा n टाइम्स x रेज टू पावर n माइनस n, चाहे कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, एक्सेप्ट 0। मतलब 0 भी हो सकता है, तो ये 0 हो जाएगा, एक ही बात है। अगर ये 0 होगा तो x रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x। फोर्थ a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव a रेज टू पावर x ln a। फिफ्थ ln x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, सिक्स इनफैक्ट ln x की बजाय अगर ln mod x लिखा होगा तो भी उसका डेरिवेटिव 1/x आएगा, 1/mod x नहीं आएगा। बेसिकली 1/mod x लिखेंगे तो फिर चेन रूल से mod x का डेरिवेटिव भी लिखना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली यही आएगा। ठीक है, चाहे एक बार इसमें प्लस के साथ ले लो, चाहे माइनस के साथ ले लो, दोनों केस बना के ले लो, यही आंसर है। अगर बेस कुछ और है तो बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के ऐसे लिख सकते हैं ln a। ठीक है, एट्थ साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स। नाइन्थ कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर टेंथ टेन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इलेवेंथ कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ट्वेल्थ सेक एक्स का डेरिवेटिव विल बी टेन एक्स। 13 ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इन्वर्स का लिख लेते हैं। इन्वर्स का वैसे हम पहले लिखा चुके हैं, साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव, जो टोटल 6 फंक्शन है उसमें 3 का जो आएगा अगले 3 का उसी का नेगेटिव आएगा। तो जैसे साइन इन्वर्स का ये आ गया, कॉस इन्वर्स का इसकी का नेगेटिव आ गया। कहाँ से आ गया, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स π/2 होता है, तो उस पूरे को डिफरेंशिएट कर दो, तो साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव एंड कॉस इन्वर्स का डेरिवेटिव एक दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही फिर बाकियों के भी आ जाएंगे। tan इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव विल बी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 17 कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव इसका नेगेटिव हो जाएगा। 18 सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बुक्स में यू विल फाइंड कि वो यहाँ पे मॉड नहीं लगाएंगे तो वो चलता है, विदाउट मॉड है तो भी चल जाएगा। कोसेक इन्वर्स x विल बी -1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कितना हो गया 19। ठीक है, और 20th में x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव, इसको प्रूव करना आगे सिखाएंगे, बट अभी तो ऐसे याद कर लिया, x रेज टू पावर x 1 प्लस ln x। 21 जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा वो बताया जा रहा है, ln f का डेरिवेटिव f डैश अपॉन f। 22nd मॉड x का डेरिवेटिव हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड x अपॉन x। मॉड x बेसिकली 0 पे तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, तो 0 तो रख नहीं सकते। बाकी क्या है कि अगर x पॉजिटिव है तो ये x ही लिखा होगा, तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। x अगर पॉजिटिव है तो मॉड ऐसे हट जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो मतलब मैच कर गया। फिर ऐसे अगर x नेगेटिव होगा तो ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। x अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ से मॉड हटा के -x आएगा, ऊपर नीचे x कैंसिल, -1 आ जाएगा, मतलब फिट हो गया। 23rd में अगर मेरे से पूछा जाए कि सिग्नम x का डेरिवेटिव क्या होगा,
तो उसका हम बोलेंगे 0। ये ठीक है, बस x 0 नहीं होना चाहिए। 0 पे तो जो सिग्नम x है वो कॉन्टीन्यूस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो 0 पे तो डेरिवेटिव आएगा नहीं। जीरो पे तो डेरिवेटिव आएगा नहीं, बाकी सब जगह हॉरिजॉन्टल लाइन ही आती है, तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा? 0। ऐसे ही अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसमें ऐसे लाइन लाइन आएगा, तो किसी भी इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूस, हैंस नॉट डिफरेंशिएबल। तो किसी भी इंटीजर पे तो ये डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, तो वहाँ तो dy बाई डी एक्स आएगा नहीं। बट बाकी जगह जहाँ पे भी आएगा वहाँ 0 ही आएगा। ये ठीक है, प्रोवाइडेड x इज नॉट एन इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट जो है, फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ है वो ऐसे लाइंस आती हैं, तो उन लाइनों का स्लोप कितना है? 1। तो इसका डेरिवेटिव भी 1 होगा, बस x इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, x इंटीजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटीजर है तो ये डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। तो अभी तो बेसिकली यही है, और तुम देखो इसको भी यूज़ याद कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव वो होता है एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। मतलब प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ये भी चेन रूल से आ रहा है। ठीक है, और क्या याद कर सकते हो जो फ्रीक्वेंटली आएगा? एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव। अच्छा है, मैंने सब जगह डैश लगा दिया। अच्छा, यहाँ केवल फंक्शन लिखे थे एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव यहाँ है, तो यहाँ बेसिकली हमें डैश नहीं लगाना चाहिए। इससे जल्दी तो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, एक्स रेज़्ड पर एक्स का डेरिवेटिव ये, एल एन एफ का डेरिवेटिव ये, और मॉड एक्स का डेरिवेटिव ये, फिर ये था सिग्नम एक्स का डेरिवेटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, और ये हो गया एल एन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जिनका डेरिवेटिव हमने याद कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। अब आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट इज अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। ये ठीक है, या फिर रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट, अगर कहीं पे भी ऐसे लिखा है f प्लस माइनस जी, तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? f डैश प्लस माइनस जी डैश। ठीक है,
तो जो डेरिवेटिव है वो हम सम पे या डिफरेंस पे ब्रेक कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं कि सम का डेरिवेटिव एफ प्लस जी, सम का डेरिवेटिव बराबर डेरिवेटिव का सम, एफ डैश एफ का डेरिवेटिव, जी डैश जी का डेरिवेटिव का सम। तो सम का डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव का सम इक्वल होता है। प्रोडक्ट में ऐसे नहीं बोल सकते कि प्रोडक्ट का डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव का प्रोडक्ट बराबर होता है, ऐसा नहीं होता है। एफ इंटू जी का डेरिवेटिव एफ डैश इंटू जी डैश थोड़ा होता है, ठीक है, तो वहाँ नहीं बोल सकते। सेकंड, कांस्टेंट टाइम्स एफ एक्स लिखा है तो उसके डेरिवेटिव में क्या आ गया, कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा और एफ एक्स का डेरिवेटिव अंदर रह जाएगा, ये हो गया। ठीक है, और तो अब क्या है, अब तो लिख ही लेते हैं बस, प्रोडक्ट रूल। अच्छा, ये सब रूल कहाँ से आ रहा है? प्रोडक्ट रूल मतलब ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये कहाँ से आया? ये हमारा बेसिकली वही फर्स्ट प्रिंसिपल से कि जो लिमिट है वहीं निकाल के ये सारी चीज़ें वहीं से आ रही हैं। तो अगर ऐसे लिखा है एफ एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव, तो वो ऐसे आएगा, पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरा प्लस दूसरे का डेरिवेटिव इंटू पहला। ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया कि अगर दो फंक्शन की बेसिक फंक्शंस हमें पता है, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव पता है, ई रेस्ट टू पर एक्स का पता है, इन सब का हमें डेरिवेटिव पता है। इनमें से अगर कोई दो फंक्शन निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर लें तो उनका डेरिवेटिव क्या आएगा ये बताया जा रहा है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहला। कहाँ से आया? फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, नोट, अगर इसमें मान लिया एक से ज़्यादा फंक्शन आ जाए, एफ इंटू जी इंटू एच, मान लिया 3 आ जाए, तो यही फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब एक टाइम में एक को डिफ्रेंशिएट किया एफ डैश और बाकी दो फंक्शन को ऐसे ही, प्लस फिर दूसरे की बारी जी डैश प्लस फिर तीसरे की बारी एच डैश, ये आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। तो चलो इसी पे एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ फॉलोइंग्स। फर्स्ट पार्ट हो गया y बराबर x इंटू साइन एक्स, सेकेंड पार्ट हो गया cos x इंटू कॉस इनवर्स x। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 5। सॉल्यूशन, फर्स्ट का आंसर y डैश, पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव cos x, पहला फंक्शन एज इट इज। तो ये हो गया साइन x प्लस x cos x। ठीक है, सेकेंड पार्ट में y डैश, पहले का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज cos इनवर्स x, फिर प्लस पहला फंक्शन एज इट इज cos x इंटू दूसरे का डेरिवेटिव, वो ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना है, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। थर्ड में डी वाई बाई डी एक्स बराबर, मतलब ऑफ कोर्स ये y के बराबर है और ये भी y के बराबर दे रखा है। तो पहले का डेरिवेटिव x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू बाकी दो ऐसे ही x प्लस 2 x प्लस 5 प्लस पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव तीसरा ऐसे ही, प्लस पहला ऐसे ही, दूसरा ऐसे ही, तीसरे का डेरिवेटिव।
ये आएगा। आगे चलते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज डिवीजन रूल। ठीक है, तो डिवीजन रूल में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ अपॉन जी का डेरिवेटिव विल बी एफ डैश इंटू जी माइनस जी डैश इंटू एफ अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है, मतलब पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज़, फिर बीच में माइनस आएगा, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया इनटू न्यूमरेटर एज इट इज़ होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला हो गया हमारा डिवीज़न रूल का। तो एग्जाम्पल, फाइंड dy by dx in following cases. Y is equals to sin x upon x square plus 1. दूसरा y is equals to ln x upon tan inverse x. तीसरा y is equals to x plus 2. सोल्यूशन फर्स्ट का dy by dx इज इक्वल्स टू, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं तो sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया न्यूमरेटर एज इट इज होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट dy बाई डी एक्स बराबर न्यूमरेटर मतलब ln x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/x इंटू डिनोमिनेटर tan इनवर्स x एज इट इज माइनस, फिर डिनोमिनेटर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर ln x एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब इसमें चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x माइनस एक्स ln x अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ठीक है, और थर्ड वाले में देख लेते हैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, वाई बराबर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, करो डिफरेंशिएट। तो dy बाई डी एक्स बराबर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया 1, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी 3 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आंसर, ये अपना डिवीजन रूल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट फिफ्थ, दैट इज चेन रूल। चेन रूल क्या है, बेसिकली थियोरेटिकली तो एक ही बात है, बट इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उन्हीं फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया फॉर्म 1। ठीक है, अगर मान लिया ऐसे लिखा है, लेट x एंड y आर रिलेटेड विद ए वेरिएबल z, then dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब इसने क्या बोला, y को डिफ्रेंशिएट करना है हमें x के रिस्पेक्ट में। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने पहले y को डिफ्रेंशिएट कर लिया एक नए वेरिएबल z के रिस्पेक्ट में,
फिर इनटू जेड को डिफरेंशिएट कर लिया, जो ओरिजिनल वेरिएबल एक्स जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था वैसे। तो ये हमारा एक चेन रूल हो गया, ठीक है। और इसको याद रखने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, ये डी जेड कैंसिल हो जाएगा। याद रखने के लिए दिस इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन कि हम डी जेड कैंसिल करते हैं, ठीक है, बट इफेक्टिवली तो वही हो रहा है कि हम ये दोनों कैंसिल करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से बाकी के जितने भी फॉर्म है सब डिराइव कर सकते हैं। इसको अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं तो हम ऐसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल, या चलो फर्स्ट वेरिएबल, मतलब फर्स्ट वेरिएबल इसमें y बोला है, सेकंड वेरिएबल x। अगर हमें वो चाहिए तो हम दैट कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू, एक नया वेरिएबल ले लिया हमने, थर्ड वेरिएबल, ठीक है, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ थर्ड वेरिएबल, ये ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू क्या था, सेकंड वेरिएबल, x को सेकंड बोला था, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल। यहां तक ठीक है। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान लिया 3 पर्सन है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, ठीक है। पर्सन 2 मान लिया 4 kmph से जा रहा है, किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा है। पर्सन 1 kmph से जा रहा है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में P2 किस रेट से जा रहा है, 4 किलोमीटर पर आर के रेट से। अब मान लिया जो थर्ड पर्सन है वो जा रहा है 2 kmph, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हमें इसका रेट चाहिए इसके रिस्पेक्ट में तो वो तो 4 हो गया, वो हम ऐसे कर सकते हैं, इसका रेट निकाल लिया एक नए के रिस्पेक्ट में, तो 4 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, तो किस रेट से जा रहा है, 2 किलोमीटर के रेट से जा रहा है। मतलब ये इसका कौन से कितने गुना हो गया, ट्वाइस हो गया, ठीक है। और जो P3 है वो P1 का ट्वाइस हो गया, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा इंटू 2, मतलब इसका रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू दिस, फिर इसका रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू दिस, ऐसे करके कुछ लिखा है ये, ठीक है। बाकी फिजिक्स में रिलेटिव क्या बोलते हैं, रिलेटिव शायद स्पीड कैलकुलेट करते हैं, वही वाली चीज़ है यहाँ पे। ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्म। अब इसी को हम घुमा घुमा के डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म 2 क्या हो गया, फॉर्म 2 को हम बोल सकते हैं पैरामीट्रिक differentiation if y is a function of t and x is some other function of t, ठीक है। तो देखो then dy by dx will be, पहले तो हमने इसके हिसाब से देखा, एक नए वेरिएबल, इसने बोला कि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, y का डेरिवेटिव एक नए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, फिर उस नए वेरिएबल का पुराने dx के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। अब ये जो नया वेरिएबल है ये कुछ भी हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल नया वेरिएबल हमने t लिया, तो यहाँ पे भी t, यहाँ पे भी t, तो y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में इनटू t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। दिस इज नथिंग बट यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो हमने पहले एक जगह ये बोला था कि फर्स्ट डेरिवेटिव ये dy बाई डी एक्स एंड dx ओवर dy एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है y का x के रिस्पेक्ट में या x का y के रिस्पेक्ट में, वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो dt ओवर dx है, dy बाई dt तो ऐसे लिख लिया, ये जो dt ओवर dx है इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर dx अपॉन dt। तो अल्टीमेटली dy बाई dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर dy बाई dx है तो ऊपर वाले को तो न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट कर दिया t के रेस्पेक्ट में,
अब इन दोनों को एक साथ मिला के लिख सकते हैं और नीचे वाले को नीचे ही डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स विल बी dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो अगर y फंक्शन ऑफ t है तो इसको हम बोल सकते हैं एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते, दोनों ही की बात है। तो अगर x और y पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है किसी एक पैरामीटर के टर्म्स में, t के टर्म्स में, तो अगर हमें dy बाई डी एक्स चाहिए तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो पैरामीटर है उसके रेस्पेक्ट में हमने y और x को डिफ्रेंशिएट कर लिया इंडिविजुअली। ठीक है, वो ये आ जाएंगे, फिर उसका रेशो ले लिया, y वाला बस न्यूमरेटर में आएगा अगर dy बाई डी एक्स। पैरामीटर का मतलब क्या है, हमने ये तो पढ़ाई होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अगर है तो ये सर्किल हो गया। इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, तो थीटा एक पैरामीटर हो गया। ठीक है, थीटा एक पैरामीटर हो गया। तो क्वेश्चन, लेट y बराबर टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 7 एंड x बराबर टी रेस्ट पर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 5t, देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल्स टू 1। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन, dy बाई डी एक्स विल बी dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी मतलब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो यार चलो अलग लिख लिया, y बराबर टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 7। अगर इसको मैं t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ डी डी टी, तो ये ऐसे आ जाएगा डी वाई बाई डी टी बराबर 2t प्लस 4। ऐसे ही x जो लिखा है वो लिखा है टी रेस्ट पर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 5t। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट में तो dx बाई डी टी विल बी 4t क्यूब प्लस 6t प्लस 5। ये उठा के हमने यहाँ रख दिया, तो y का डेरिवेटिव हो गया 2t प्लस 4, x का डेरिवेटिव हो गया 4t क्यूब प्लस 6t प्लस 5, ये हो गया। अब हमें dy बाई डी एक्स चाहिए कहाँ, t बराबर 1 पे, तो dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल्स टू 1 विल बी, t की जगह 1 रख दिया, ऊपर 6 आ जाएगा और नीचे 6 4 10 5 15 आ जाएगा। तो अगर ऊपर नीचे 3 कैंसिल कर दिया तो 2/5, ये आंसर आ गया। ठीक, पैरामीटर का मतलब क्या है कि हमने एक्स और वाई को जैसे टी के रेस्पेक्ट में इवेल्युएट एक्सप्रेस कर रखा है, हम ऐसे भी कर सकते हैं टी को एलिमिनेट करते हैं तो एक्स और वाई में एक रिलेशन आ जाएगा, वो हमारा कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगा उस कर्व का जिसका ही बात करें। जैसे पैराबोला तो छोड़ो, सर्किल लेते हैं, सर्किल ज़्यादा इजी एग्जांपल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 लिखा है, तो ये तो कार्टेशियन इक्वेशन हो गया सर्किल का। इसी इक्वेशन को हम पैरामीटर के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि y की जगह हम लिख दें 3 साइन थीटा और x की जगह हम लिख दें 3 कॉस थीटा। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ x बराबर 3 कॉस थीटा एंड y बराबर 3 साइन थीटा, तो ये भी सर्किल है, बस पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है। पैरामीट्रिक इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे। तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते थे कि दोनों जगह से थ्योरेटिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक जगह से t निकाल के दूसरी जगह रखो, जो x और y में रिलेशन आ गया वही आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent इन क्वेश्चन 1 एट t इज इक्वल्स टू 1। ये मान लिया फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सोल्यूशन t इज इक्वल्स टू 1 रखने पे x बराबर कितना आ गया, 1 रख दिया इसमें, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 तो आ गया 9 एंड y कितना आ गया
1 + 4 + 7 तो आ गया 12। तो पॉइंट इज P दैट इज 9,12। देखो जब भी ऐसा पैरामीटर का क्वेश्चन हो तो हम ये जरूर ध्यान रखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है। ठीक है, काफ़ी यूजुअल गलती क्या है कि एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देते हैं, या फिर यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ऊपर dx वाला लिख दिया, नीचे dy लिख दिया। दीज आर द यूजुअल मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं। अच्छा, किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो व्हाट ऑल आई रिक्वायर, एक डेरिवेटिव चाहिए उस पॉइंट पे, एंड पॉइंट चाहिए ऑफ कोर्स। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो ये मिल गए और डेरिवेटिव ये हमने निकाल रखा है। ऑल्सो dy/dx एट पॉइंट P इज 2/5। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही देता है dy/dx। हैंस रिक्वायर्ड टेंजेंट इज y - y1 तो दैट इज 12 इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x - x1। ये हो गया। तो दिस इज 5y - 60 बराबर 2x - 80। ठीक है, तो 2x - 5y + 42 इज इक्वल्स टू, ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। नॉर्मल का बोलते तो ऐसे ही रहता है, बस ये 2/5 की जगह नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होता है, तो 2/5 की जगह -5/2 हो जाता अगर ये नॉर्मल होता तो। ठीक है, खैर चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड dy/dx इफ y, फाइंड dy/dx एट 7,4 इफ y बराबर एंड x बराबर TQ - 1। तो सॉल्यूशन x बराबर TQ - 1 को अगर हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो dx/dt कितना आ जाएगा, 3t²। फिर y बराबर t² + 4t - 8 को अगर हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो dy/dt आ जाएगा 2t + 4। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, dy/dx। वो क्या होता है, dy/dt अपॉन dx/dt। तो दैट इज 2t + 4 अपॉन 3t²। कहाँ पे चाहिए हमें, इस पॉइंट पे 7,4। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे जो जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें तो क्या था, उसने t का ही वैल्यू बता दिया और ये हमारा एक्सप्रेशन t के टर्म्स में है, हमने t का वैल्यू रखा, आंसर आ गया। बट इस वाले केस में क्या है कि उसने तो हमें t का वैल्यू नहीं बताया, उसने पॉइंट बता दिया। अब पैरामीटर का मतलब ये होता है कि जो कर्व के ऊपर पॉइंट है, हर पॉइंट का t एक यूनिक t आएगा। ठीक है, तो अब हम 7,4 के लिए t की वैल्यू क्या है वो निकालना चाहते हैं। तो फॉर वैल्यू ऑफ पैरामीटर t फॉर द पॉइंट 7,4। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 7 है तो उसको हमने t³ - 1 के बराबर रख दिया, एंड क्योंकि दोनों ही मैच करना चाहिए, केवल एक से मैच नहीं होगा। और y कोऑर्डिनेट कितना था, 4, उसको हमने t² + 4t - 8 ऐसे कर दिया। दिस इम्प्लाइज t³ बराबर 8। तो t³ बराबर 8 तो वैसे क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ से t की 3 वैल्यूज़ आएंगी,
बट उसमें से एक ही वैल्यू आएगी रियल, दैट इज़ 2। यहाँ से ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 6 इंटू 2 मतलब t बराबर -6 एंड 2। तो अब देखो इन दोनों के बीच में एंड लिखा हुआ है। एंड का मतलब क्या है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों ही सेटिस्फाई होना चाहिए। तो t बराबर 2 हो गया। उसका मतलब क्या है कि जिस पॉइंट की बात चल रही है वो पॉइंट हमें t की किस वैल्यू के लिए मिलेगा, 2 रख के मिलेगा। तो अब हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स बराबर 2t प्लस 4 अपॉन 3t स्क्वायर, और इसमें t बराबर 2 रख दिया। तो 2 2 4 प्लस 4 बटे 3 इंटू 4, तो ये कितना आ गया 2/3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फेयरली सिंपल। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, वी वर स्टडिंग चेन रूल। उसमें से पहला रूल तो निकला ये, ठीक है, कि अगर हमें एक फंक्शन को दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले को तीसरे के रिस्पेक्ट में कर दिया इनटू तीसरे को दूसरे के रिस्पेक्ट में। याद रखना बड़ा आसान है, ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे बचेगा। ठीक है, फिर दूसरा हमने क्या बोला था, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। और भी एक दो फॉर्म और आएगा, बेसिकली सारी फॉर्म एक ही चीज़ है, बोलने का या एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है बस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फॉर्म 3 पे। फॉर्म 3 ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx। देखो अगर हमें fx का डेरिवेटिव चाहिए gx के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसको भी देखो बहुत आराम से हम ऐसे बोल सकते हैं, इसने क्या बोला, f को डिफरेंशिएट करो g के रिस्पेक्ट में। तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, f को डिफरेंशिएट कर लिया नए वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में, और फिर x के डिफरेंशिएट कर लिया पुराने वेरिएबल g के रिस्पेक्ट में। ये हो गया, बस ख़त्म। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं df अपॉन dx, और dx अपॉन dg को dg अपॉन dx का रेशो लिख सकते हैं, मतलब रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। तो दिस विल बी df अपॉन dx अपॉन dg अपॉन dx, ये हो गया, विच इम्प्लाइज df अपॉन dg। वैसे तो अगर हम गौर से देखें, ये और पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली एक ही बात है। वहाँ पे हम ऐसे बोले थे x और y दो वेरिएबल हैं जो t से रिलेटेड है, वेरिएबल t से आपस में रिलेटेड है। आपस में रिलेटेड है मतलब x अगर t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑफ कोर्स x और y आपस में भी डिपेंड कर रहा होगा। t बीच में है, वाया t दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ऐसे ही यहाँ पे fx और gx जो हैं वो वाया वेरिएबल x एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पैरामीटर का काम बेसिकली x कर रहा है। तो नथिंग, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। तो जो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिख दिया, नीचे वाले का नीचे लिख दिया। पैरामीटर x है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो वेरी इजी, df अपॉन dx अपॉन dg अपॉन dx। तो दिस इज f डैश x अपॉन g डैश x। तो क्या हो गया कि अगर हमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में चाहिए, ठीक है, तो दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके रेशो ले लो, बस ये है, कुछ भी नहीं और। तो क्वेश्चन 1, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो आंसर आएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब बराबर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में एंड डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में। सही है, बस
न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/3x। यही आंसर आ गया। ठीक है, और सेकंड मतलब फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, d साइन एक्स अपॉन डी साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर लिख दिया कॉस एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव नीचे लिख लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ये आएगा। ठीक है, with respect to cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर -9। ठीक है, सोल्यूशन। अब देखो आंख बंद करके डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अब तुम इसको ऐसे देखो, एक्स स्क्वायर -9 को डिफाइन होने के लिए एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, +-3 से बाहर होना चाहिए, मतलब या तो 3 से इन्फिनिटी तक हो या फिर -∞ से -3 तक हो, तभी ये डिफाइन होगा। उतने रीजन में इसका ग्राफ आएगा। कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो -1 और 1 के बीच में आएगा, तो दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन फाई आएगा, मतलब ये दोनों फंक्शन एक साथ कभी भी डिफाइन होगा ही नहीं, दे विल नेवर बी डिफाइंड एक साथ। तो अगर एक साथ किसी भी एक्स के लिए डिफाइन नहीं है तो इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता कि हम पहले को चेंज कर रहे हैं तो दूसरा किस रेट से चेंज होगा, वो कनेक्टेड ही नहीं होगा। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, एज देयर डोमेन्स do not have any common interval, hence they cannot be defined simultaneously, implies required derivative is not defined। वैसे अगर हम डिफरेंशिएट करके लिख लेंगे तो भी मेरे को समझ में आ जाएगा कि यार कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसमें क्या होगा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और उसी टर्म के अंदर क्या होगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -9 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर -9 जो है वो +-3 के बाहर डिफाइन होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर +-1 के बीच में डिफाइन होगा, तो एक साथ कभी डिफाइन नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट डिफाइन, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, दोनों की बात है। अच्छा, यहाँ पे ये जो आंसर आया दैट शुड बी क्लियर। साइन एक्स का डोमेन कितना है, R, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना है, -1 to 1। तो ये जो डेफिनीशन आया दैट इज़ वैलिड ओनली बिटवीन -1 and 1। ठीक है। अच्छा, फोर्थ पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स एक्स। सोल्यूशन। अब देखो इसमें भी क्या है, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वो कितना होगा, -1 to 1। डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स वो कितना होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा, केवल -1 and 1। ठीक है, ओनली
2 पॉइंट्स। सही है। अब x इज इक्वल टू 1 पे देखो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव वैसे भी डिफाइन नहीं होता है, तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इस बात का कोई सेंस बनेगा ही नहीं, क्योंकि पॉइंट्स का डेरिवेटिव नहीं होता। ठीक है, दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड। यदि हम पॉइंट को डिफरेंशिएट नहीं करते, हमें ग्राफ चाहिए होता है, ग्राफ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज डिस्क्रीट पॉइंट्स आए इसलिए वो हमारे किसी काम के नहीं है, वो हमने रिजेक्ट कर दिया।